मित्रों, आज मैं फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध की काव्य शिल्प पर बात करूंगा कि वास्तव में फैंटेसी है क्या, फैंटेसी से क्या आशय है, फैंटेसी किसे कहते हैं, फैंटेसी की प्रकृति क्या है, उसका मुक्तिबोध ने किस तरह से अपनी कविताओं में उपयोग किया, उसका कविता के साथ क्या संबंध होता है, मानसिक प्रक्रियाओं से उसका क्या संबंध होता है, जो यथार्थवादी दृष्टि है कैसे उसका उपयोग करती है, क्या एक ऐसे भाववादी शिल्प को भी यथार्थवादी दृष्टि से कविता में प्रयोग किया जा सकता है। तमाम जो प्रश्न उठते हैं मुक्तिबोध के संदर्भ में, फैंटेसी के संदर्भ में और कविता के संदर्भ में, आज मैं आपसे बात करूंगा। फैंटेसी जो ग्रीक शब्द है, कहा जाता है कि जो फैंटेसिया है उससे इसका जो है उद्भव हुआ, और वास्तव में इसका एक अर्थ है कि अवास्तव कि अयथार्थ जिसको कहते हैं, काल्पनिक कोई स्थिति, कोई घटना, कोई कथा, कोई चरित्र। इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग कहना चाहिए कि फैंटेसी वो है जो कि अमूर्त को, जो कि अदृश्य को मूर्त में और दृश्य में बदलता है। लगभग ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये केवल ऐसा नहीं है कि इसका संबंध केवल मनोप्रक्रिया से है या आधुनिक युग की देन है, बल्कि अगर इसको उपनिषदों से देखें तो हमारी जातक कथाओं में तमाम तरह के पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनमें, और अगर आप पश्चिम में देखें तो प्लेटो से लेकर के अरिस्टोटल और बाद में कॉलरिज और फिर एग्जिस्टेंशियल दौर में अगर आप देखें जो अस्तित्ववादी पूरा दौर है, उसमें काफका या कामू या सात्र या यूजिन आइनेस्को तक में लगभग इन चीज़ों को देखा जा सकता है। और कहना चाहिए कि जितनी विज्ञान की कथाएं होती हैं वो सब फैंटेसी होती हैं। फैंटेसी एक अयथार्थ लोक, एक अवास्तविक लोक, लेकिन क्या एक ऐसी दुनिया जो कि जिस पे तर्क का बस नहीं चलता, जिस पर तथ्य का बस नहीं चलता, जिस पे किसी तरह का अनुशासन नहीं काम करता, क्या वास्तव में उसका कोई संबंध यथार्थ से है या नहीं है? या जिसे ये कहा जाता है कि भाववादी शिल्प है, तो क्या यथार्थवादी जो लोग हैं, यथार्थवादी विचारधारा के लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जनवादी लोग हैं, क्या इसका उपयोग किस तरह से करते हैं वो अपने साहित्य में, अपनी कविता में, अपनी कथा में, अपनी कहानियों में, और मुक्तिबोध ने इसका प्रयोग किस रूप में किया? सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि फैंटेसी को लेकर के जो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि बहुत जटिल शिल्प है, और उस शिल्प के नाते जो कविता की अर्थ करने की जो बात होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुक्तिबोध के यहाँ जिस दुरूहता या जिस जटिलता की बात फैंटेसी शिल्प के नाते की जाती है, लगभग उसको भी ठीक से देखने की आवश्यकता है। अगर फैंटेसी को देखें तो वास्तव में फैंटेसी का क्या संबंध है हमारे सामाजिक यथार्थ से होता है, हमारे जीवन की वास्तविकता से होती है, और अगर होती है तो किस तरह से होती है? कि जैसे जो स्वप्न हैं या जो पूरा स्वप्न तंत्र है, और जो फैंटेसी की अपनी संरचना है, स्वप्न की अपनी संरचना है, कविता की जो अपनी संरचना है, और सबका संबंध एक तरीके से देखा जाए तो
कहीं न कहीं मनोविज्ञान से है। कविता की जो दुनिया है अपने बाह्य यथार्थ से जुड़ती है, अपनी वास्तविक दुनिया से जुड़ती है, लेकिन उस पर हमारे कहना चाहिए कि यथार्थवादी दृष्टि का या हमारी वैचारिक संवेदन का अनुशासन रहता है, लेकिन स्वप्न पर किसी तरह का अनुशासन नहीं रहता है। और ये चीज़ें अगर आप देखें कि जो फैंटेसी एक शिल्प है, इसका प्रयोग किन लोगों ने किया, तो पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो इसकी बड़ी पुरानी परंपरा है। जैसा कि मैंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी है, लेकिन आधुनिक युग में जब कविता लिखी गई और मुक्तिबोध ने नई कविता के दौर में जब इसका प्रयोग किया, तब ये ज़्यादा प्रचलन में आया। और उसके बाद आप देखें तो बाद में हरशंकर परसाई की कहानियों में भी लगभग फैंटेसी का प्रयोग, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसका प्रयोग बाद में किया। लेकिन वास्तव में मुक्तिबोध इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, दूसरे लोगों ने कैसे परिभाषित किया, चाहे वो लूनाचार्स्की हो, चाहे वो कार्डवेल हो। लूनाचार्स्की तो यहाँ तक कहते हैं कि जो वास्तविकता से पलायन करते हैं, जो यथार्थ से पलायन करते हैं, वो फैंटेसी की तरफ जाते हैं। तो क्या यथार्थ से पलायन कर अगर कोई फैंटेसी की तरफ जाता है या इस तरह की शिल्प की तरफ जाता है, तो क्या वो उसकी वापसी नहीं होती है, या उसका कोई वैचारिक रिश्ता नहीं होता, या उसकी जो भौतिक दुनिया है या वास्तविक जगत है उससे उसका कोई रिश्ता नहीं बनता है, उससे कोई बात निकल कर के नहीं आती है। इन दोनों की अपने में क्या कनेक्टिविटी है, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह इसको समझेंगे कि जैसे जो प्रकृति है और कहना चाहिए कि जो कविता है, दोनों में जो दोनों की जो जीवने इच्छा है, जो अपनी जीने की इच्छा है, एक अपने जीवन को एक साथ रहकर सरवाइव करने का जो इच्छा है, उसके जो अंतर विरोध हैं, लगभग उस अंतर विरोधों से एक तरीके से आप देखें तो कविता का भी जन्म होता है उन तनावों से, और एक तरह से उसके फैंटेसी का भी जन्म होता है एक तरीके से देखें तो। और बिना प्रकृति अगर आदिम मानव रहा होगा, तो आदिम मानव को सोचिए कि वो अगर प्रकृति के सानिध्य में रहा होगा तो उसको प्रकृति की कौन सी ऐसी चीज़ें बहुत विस्मयकारी लगी होंगी, काल के प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया हुई होगी, जो विस्मयकारी रही होंगी। इन सब चीज़ों ने मिल करके कहना चाहिए कि लगभग एक फैंटेसी के रूप को रचा होगा। तो दुनिया में हम चीज़ों को बदलने के लिए भी फैंटेसी का उपयोग करते हैं। मार्क्स का जो पूरा सिद्धांत है, अगर आप देखें कि बदलना क्या है, अगर दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो भी तो एक फैंटेसी में आप जीते हैं। समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक कल्पना तो करते हैं। और फैंटेसी क्या है, मूल रूप से एक कल्पना है, लेकिन एक ऐसी कल्पना है कि जिसको एक यथार्थवादी दृष्टि देने की आवश्यकता होती है, एक वैचारिक संदर्भ देने की आवश्यकता होती है, और उसका उपयोग आप करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है साहित्य संस्कृति की दुनिया में कि जब आप अपने पुराने परंपरागत